Hey everyone, this is Avnish Tripathi. Welcome back to the Raise Institute, where you get all subject-related videos from class 9 to 12. बच्चों, आज क्लास 11th का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होने वाला है द एलिंग प्लैनेट। द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। और ये चैप्टर की सारी समरी हम यहीं पे देखेंगे, एक एक चीज। बस आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को तैयार कर दीजिए और हो जाइए सावधान आगे की लेक्चर्स के लिए। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, स्मॉल एक्शंस टुडे, ग्रीनर टुमारो। आज छोटे छोटे कदम अगर आप उठाएंगे तो ये आगे चल के बहुत बड़े कदम की ओर आपको लीड करेगा। बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि हमारी इंडिया, हमारा जो प्लेनेट है वो एलिंग यानी कि बीमार है, और हम इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही ज्यादा खतरे में है। हम तो किसी तरह सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, वो शायद अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। ना केवल वो सरवाइव करने में अक्षम होंगे, बल्कि वो हमें बहुत ही ज्यादा कोसेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी हम किसी से उधार लिए हुए हैं। हम अपने बच्चों से उधार लिए हुए हैं। हमको उन्हें वापस करनी है, वैसी की ही वैसी जैसी हमें मिली थी। लेकिन दुखद इस बात का है कि आज हम अपने जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि जिससे जीवन है उस पृथ्वी को ही भूले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना का एक कारण बनेगा। देखिए बेटा, इस चैप्टर में इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल में सारी चीजें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। The Ailing Planet, the Green Movement's Rule is an informative and thought-provoking article written by Nani Palkhiwala. The Ailing Planet, Ailing Planet मतलब मैंने अभी बताया, planet का मतलब धरती, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, और ailing मतलब बीमार। तो जो एलिंग प्लेनेट नामक चैप्टर है, जिसका नाम है पूरा एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, ये एक इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है। एक इंफॉर्मेशन देने वाला और विचार करने वाला एक आर्टिकल है, जिसे नानी पालिकावाला ने लिखा है। इन दिस चैप्टर द ऑथर हाइलाइट्स the serious environmental crisis that the earth is facing due to human activities such as deforestation, pollution, overpopulation, industrialization, and the reckless exploitation of natural resources. इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये क्राइसिस में है। जो हमारी पृथ्वी है ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। जैसे हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है, लगातार पेड़ों को उखाड़ना, हटाना। पोल्यूशन आप जान ही रहे हैं, हर जगह होता चला जा रहा है, सांस लेने तक के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं बची है। ओवर पॉपुलेशन, हमारी धरती के क्षेत्रफल से ज्यादा हमारा पॉपुलेशन होता चला जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, और इंडस्ट्रीज की गंदगी, उनका धुआं, उनके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हमारे इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। एंड द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का विदोहन। देख लो, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो ईंधन के लिए पेट्रोल हो, ये सब चीजें बेटा निश्चित समय के लिए हैं। अगर आप लगातार इसको यूज करते चले जाएंगे तो एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। द वर्ड एलिंग मीन्स सिक। यहाँ पर इस चैप्टर में एलिंग का मतलब बीमार से है। And through the title, the author compares the earth to sick patient who urgently needs care and treatment. और नानी पालिकावाला ने यहाँ पर ये बताया है कि हमारी पृथ्वी बीमार है, उसे अर्जेंटली एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। He wants that if human beings continue to exploit nature without considering its limits, the planet may become incapable of supporting life in the future. कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार इंसान यहाँ पर इस प्लेनेट का विदोहन करता चला गया, इसके प्राकृतिक रिसोर्सेस को लगातार बहुत गलत तरीके से यूज करता चला गया, तो एक टाइम के बाद
भविष्य में ये प्लेनेट हमको जीवन नहीं दे पाएगा। देयरफॉर इसलिए द चैप्टर एम्फसाइजेस द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। इसीलिए चैप्टर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग की तरफ आपको प्रोवोक करता है, एक ऐसे डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करता है ये चैप्टर जहां पर हम विकास तो करें लेकिन उससे किसी प्रकार का हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना होने पाए। द ऑथर बिगिंस बाय डिस्कसिंग द राइज ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। ऑथर चैप्टर की शुरुआत करते हैं ग्रीन मूवमेंट नामक शब्द से, विच गेन्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन अराउंड 1972, जिसको पूरे विश्व में लगभग 1972 में पूरी की पूरी एक पहचान मिल गई। ग्रीन मूवमेंट मतलब हरित क्रांति एक प्रकार से। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल across the world started realize that unlimited economic growth and industrial development were causing severe damage to the environment. इस समय लोगों को यह महसूस हो गया था लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगातार डेवलपमेंट आइडियाज कहीं ना कहीं हमारे पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Environment organizations, governments and citizens became more aware of issues such as pollution. अब देखो इसके बाद इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो इन्वायरमेंट की लगातार स्टडी करते रहते हैं, हमारी सरकारें और सिटीजन्स जितने भी नागरिक होते हैं became more aware issue of such population. इस मूवमेंट के बाद इस पॉल्यूशन के लिए ये सारे के सारे लोग जागरूक हो गए। डिफॉरेस्टेशन, लगातार जंगलों का विनाश होना, क्लाइमेट चेंज, पूरे के पूरे क्लाइमेट का बदलना, एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ का धीरे धीरे उन्मूलन होना, इनको हटाना, ठीक है, ये सब का सब कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। द मूवमेंट इनकरेज पीपल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, कंजर्व एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो ग्रीन मूवमेंट 1972 का था, इसने कहीं ना कहीं इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया लोगों को कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, जंगलों को बचाएं, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसको सेव करें, रिड्यूस पोल्यूशन कम करें, एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें। इट ऑल्सो स्प्रेड द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट, अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी देता है ग्रीन मूवमेंट। द अर्थ इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर। चैप्टर में बताया गया है कि ये जो अर्थ है, ये पृथ्वी जो है, ये हम इनहेरिटेड, हमको मिली नहीं है बपौती में, ये हमको मिली नहीं है एज अ विल हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों से, बल्कि हमको ये मानना चाहिए वी बोरोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इस पृथ्वी को हम अपने फ्यूचर बच्चों से उधार लेके बैठे हैं, जिसे हमें वापस करना है, ठीक है। Reminding everyone that we have moral responsibility to preserve the planet for future generation. ये चैप्टर हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उस प्लेनेट और फ्यूचर जनरेशन को क्या रखे, प्रिजर्व करे, सुरक्षित रखे। The chapter also mentions that New Zealand established the world's first nationwide green party. चैप्टर बताता है आपको कि सबसे पहले ग्रीन पार्टी यदि कहीं बनी तो न्यूजीलैंड में बनी, ठीक ना। शोइंग हाउ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकेम एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न, और ये चीज बताता है कि किस प्रकार से ये एनवायरमेंट की रक्षा करना एक सोशल और पॉलिटिकल बहुत बड़ा क्या जरूरत है। वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज डिस्कस्ड इन द चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में एक वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में एक वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट ट्रू डेवलपमेंट शुड मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर नानी पालिका वाला बताते हैं कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज की तो प्रगति हो, आज तो हम डेवलप करें, लेकिन एक ऐसा डेवलपमेंट जो आगे आने वाले फ्यूचर को खराब ना करे, ठीक है। दिस आइडिया बिकेम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आफ्टर द ब्रंडट कमीशन रिपोर्ट 1987। ब्रंडलैंड एक प्रकार का कमीशन था जिसकी रिपोर्ट आई 1987 में, और ये जो यहाँ पर बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये एक बहुत बड़ा आइडिया बन गया लोगों के दिमाग में
कि हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है जो प्रेजेंट को तो हम डेवलप करें, लेकिन इससे किसी प्रकार से फ्यूचर खराब ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट encourages the wise and sustainable development encourages the wise and careful use of natural resources instead of exploiting them for short term gains. Sustainable development हमें ये बताता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करें, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, अत्यधिक यूज ना करें, वेस्ट ना करें। एक्टिविटीज सच एज प्लांटिंग ट्रीज, कंजर्विंग वाटर, using renewable resources of energy, recycling waste and protecting wildlife are example of sustainable. Sustainable का जो एक एग्जाम्पल है वो है प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाइए, वाटर बचाइए, ठीक ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करिए जो बार बार रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सूरज हो गया, सूरज का रोशनी आप चाहे जितना यूज करिए, ठीक ना। रिसाइकलिंग वेस्ट, वेस्ट को फिर रिसाइकिल करिए, फिर बनाइए नई नई चीजें उससे। एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को, जंगलों को बचाइए, जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें बचाइए। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच विल एक्सेसिव mining, cutting forests without replanting and polluting rivers are example of unsustainable practices that threaten the future humanity. अब हमारे यहाँ है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेड़ों को लगातार काट रहे हैं और उसकी जगह पर नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं, ठीक ना, रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। ये सब अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे फ्यूचर को धोखा या धमकी दे रही हैं अभी से। द चैप्टर फर्दर एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन 4 मेजर। अब इस चैप्टर ये भी बताता है, इस लाइन को याद रखना है कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है 4 मेजर चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, पहला है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। दूसरा है फिशरीज, तीसरा है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ठीक है। इतनी चीजें हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम, फिशरीज, फिशेज मतलब जो फिशेज बहुत सारी होती हैं, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड हरे भरे मैदान, और क्रॉपलैंड जहां पर गेहूं वगैरह उगते हैं। इतनी चीजों से ह्यूमन लाइफ बच रही है, इसी से बचत होती है, इससे ह्यूमन लाइफ चल रही है। These systems provide food, oxygen, raw materials, employment and ecological balance. ये चारों को चारों सिस्टम चैप्टर बताता है कि हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं खाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस बना के इतनी चीजें चलती हैं, ठीक है। आगे फिशरीज सप्लाई एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल। फिशेज जो होती हैं ये मिलियंस, लाखों लाखों लोगों को प्रोटीन देके जीवन देती हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये जो जंगल हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है ना। रेगुलेट क्लाइमेट, पूरे क्लाइमेट को, बरसात को, ठंडी को, गर्मी को रेगुलेट करते हैं। मेंटेन रेनफॉल, टाइम पे बरसात हो इस चीज को मेंटेन करते हैं। प्रिवेंट फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, ये फ्लड बड़े बड़े बाढ़ों को रोकते हैं और सॉइल इरोजन, जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हजारों हजार लाखों लाखों स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाते हैं। ग्रासलैंड सपोर्ट लाइव स्टॉक्स, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम इरोजन। अभी जो हरे भरे मैदान हैं इससे क्या होता है, इससे बेटा हम लोग का जीवन मेंटेन रहता है। सॉइल जो होती है, जमीन की भूमि, जमीन की जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है, उसमें और चीजें उगती हैं। एंड प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम इरोजन, और जमीन का इरोजन, जमीन का कटाव ये भी रुकता है। while cropland produce food that sustains the world's growing population, और जो क्रॉपलैंड है जहाँ पे गेहूं, अनाज, मक्का, बाजरा ये चीजें होती हैं ये लोगों को जीवन देती हैं, ये लोगों को पॉपुलेशन को ग्रोथ देती हैं कि भाई इससे पेट भरता है, हम लोग का फूड देती हैं ये चीजें। इसलिए 4 मेजर चीजें पूरे जीवन को बचाती हैं। However, these biological systems are under increasing pressure because of human greed, population growth and excess exploitation.
अब कह रहे हैं नानी पालकी वाला कि भाई ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ ये बायोलॉजिकल सिस्टम, जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये क्राइसिस में चल रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लगातार लोगों की ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड बढ़ती जा रही है, लोगों की लालच बढ़ती जा रही है, खत्म ही हो नहीं रही है, ठीक है। ह्यूमन ग्रीड बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, और बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये हमारे फ्यूचर के लिए खतरनाक है। नानी पालकी वाला strongly criticizes the destruction of forests, describing deforestation as on one of the greatest threats to environment. नानी पालकी वाला कहते हैं कि सबसे ज्यादा 2 चीजें हमारे यहाँ समस्या है। एक तो डिफॉरेस्टेशन, यानी कि लगातार पेड़ों की कटाई, आए बात समझ के नहीं, ये सबसे बड़ा क्या है, समस्या है हमारे यहाँ। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज हैज रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन, ज्यादा पेड़ों के कटने से जमीन में भूमि का इरोजन होने लग जाता है, कटाव होने लग जाता है। इर्रेगुलर रेनफॉल, पानी का बरसना तय नहीं रहता, कभी भी बरसने लग जाता है, जिससे फसलें खराब होने लग जाएंगी। फ्लड्स भी आ सकते हैं बरसात के कारण, ड्राउट, सूखा भी पड़ सकता है बरसात ना होने के कारण। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज होने लग जाएगा। The removal of forest also contributes to desertification, a process in which fertile land gradually becomes barren due to poor farming methods. अब कह रहे हैं ये फॉरेस्ट को लगातार अगर हटाते जाएंगे तो हमारे यहाँ डिसर्टिफिकेशन होने लग जाएगा। डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है लगातार जमीन बंजर होने लग जाएंगी, वहां कुछ उगेगा नहीं, ठीक है ना। पुअर फार्मिंग मेथड्स, overgrazing and the destruction of vegetation. At the same time, pollution has become another major environmental change. अब इसके बाद इसी चैप्टर में बताया गया है आगे कि देखो भैया, पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, हवा में पोल्यूशन बेसिकली इंडस्ट्रीज के द्वारा हो रहा है, व्हीकल्स के द्वारा हो रहा है। वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम अनट्रीटेड वेस्ट, और जो वाटर पोल्यूशन है ये प्रॉपर तरीके से जो वेस्ट है वो पानी में डाले जा रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, अब जमीन में पोल्यूशन क्यों हो रहा है, प्लास्टिक्स का यूज ज्यादा हो रहा है, केमिकल का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आर सीरियसली अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द ऑथर ऑल्सो डिस्कसेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब इसके बाद चैप्टर में आगे भी बताया गया कि भैया ये जो दुनिया है ये ओवर पॉपुलेशन के कारण भी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, ये एनवायरनमेंट which puts enormous pressure on earth's limited resources। अब जमीन में रिसोर्सेस तो बहुत कम है, पेड़ कम है, ठीक है ना, हर चीज कम है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हर पॉपुलेशन उस रिसोर्स को कंज्यूम करना चाहती है, ठीक है। तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है हमारी प्रकृति का। As the population grows rapidly, the demand for food, water, housing, energy and other necessities also increases। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत तेज गति से खाना, पानी, घर, एनर्जी सबकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। This leads to greater exploitation of forest। इसके कारण जंगल लगातार कटते जाते हैं। Excessive use of groundwater, more industrial production and higher level of pollution, और इससे ग्राउंड वाटर कम होता है और लगातार पॉल्यूशन होता जाता है। According to the author, unless population growth is controlled and resources are used wisely, environment degradation will continue to worsen। कह रहे हैं अगर जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने इस ह्यूमन रिसोर्स को समझदारी के साथ प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और एक समय के बाद ये वर्ष हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, हमारा प्रकृति खत्म होने लग जाएगी। Another important concept introduced in the chapter is era of responsibility। इस चैप्टर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाया गया है, जिम्मेदारियों को भी दिखाया गया है। The author believes that the modern world has entered a stage where every individual, government, industry and nation must take responsibility for protecting the environment। अब कह रहे हैं नानी पालकी वाला कि भाई एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे एक एक मेजर पॉपुलेशन हो, चाहे वो सिटीजन्स हो, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें।
human beings should no longer consider themselves the owners of the earth but rather its trustees of stewards. किसी भी ह्यूमन को ये नहीं समझना चाहिए कि वो जमीन का मालिक है, बल्कि वो समझना चाहिए कि उसको दी गई है ये जमीन सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा करके इसको वापस करे। ठीक है ना। एज ट्रस्टीज वी हैव द ड्यूटी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। हम ट्रस्टीज हैं इस पृथ्वी के, हमको इसकी सुरक्षा करनी है और इसलिए हमको इस प्लेनेट को हेल्दी रखना होगा। दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय द वर्ड्स मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ने कहा था एक बार, who stated that no generation owns the earth permanently, every generation has only a life tenancy and therefore has the responsibility to preserve it for those who come after। ने एक बार मार्गरेट थैचर ने कहा कि देखो ये जो धरती है इसको हमने लिया नहीं है, ये हम इसके मालिक नहीं है, बल्कि हम इसके क्या है, किराएदार हैं। इसको हमको फिर से अगली जनरेशन को वापस करना है। ठीक है। द चैप्टर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट द एनवायरमेंटल विजडम फाउंड इन इंडियन फिलोसफी। अब ये चैप्टर ये भी बताता है कि भारतीय फिलोसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र में भी हम क्या देखते हैं, एनवायरमेंटल विजडम को देखते हैं। उपनिषद टीच दैट द अर्थ बिलोंग्स टू एवरीवन एंड दैट ह्यूमंस should take from nature only what they truly need without being greedy। अब उपनिषद से बोलते हैं हमें कि हमें उन चीजों का, ह्यूमन को हमेशा उन चीजों का यूज करना चाहिए जिसकी उसकी जरूरत है। ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है केवल उतना यूज करना चाहिए। दिस मैसेज प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर एंड एनकरेज द रिस्पांसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिमिलरली the Constitution of India, Article 48A, directs the state of protects forest. Throughout the article, Nani Palkhiwala repeatedly warns against human greed and consumerism. He explains that modern society often values unlimited economic growth and material comforts without considering their environmental cost। नानी पालकीवाला बताते हैं कि भैया ये जो पूरा का पूरा वर्ड है, ये पूरी जो हमारा इंडिया भारत है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल ला गया है, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A बताता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको ये जिम्मेदारी निभानी है कि उनके स्टेट के फॉरेस्ट प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहें बच्चों। थ्रू आउट द आर्टिकल नानी पालकीवाला रिपीटेडली वॉर्न्स। इस पूरे चैप्टर में नानी पालकीवाला बार बार इस चीज को लेके वॉर्न कर रहे हैं कि ह्यूमन की लालच, उनकी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की जो आदत है, ठीक है ना, इस पूरे रिसोर्स को मॉडर्न सोसाइटी often values unlimited economic growth and material constraints without considering their environmental cost। और हमारी जो एज है ये लगातार हम डेवलपमेंट की तौर भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं किस चीज का, कि इसके कारण बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट ह्रास हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, इसके बारे में सोच नहीं रहे। आगे देखिए, excessive consumption has led to the rapid depletion of valuable resources such as forest, coal, petroleum, fresh water and fertile land। ज्यादा यूज करने से ये जितने भी रिसोर्सेज होंगे, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे। जैसे कोल, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, फ्रेश वाटर, फर्टाइल लैंड, ये सब ज्यादा यूज करने से खत्म होने लग जाएंगे। Since these resources are limited, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है, their careless use threatens the survival and well-being of future generation। और इनका गलत तरीके से प्रयोग करना कहीं न कहीं सर्वाइवल और वेल बीइंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक समय के बाद। From the author urges people to change their attitude from exploitation to conservation and to understand that economic progress should always go hand in hand with environmental protection। और ये कह रहे हैं इस चैप्टर में कि लोगों को अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के इकोनॉमिक प्रोग्रेस करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए बच्चों। The central message of the chapter is that the earth can survive without human beings, but human beings cannot survive without the earth। अब इस पूरे चैप्टर का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि जो अर्थ है वो ह्यूमन बीइंग के बिना सरवाइव कर सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग बिना अर्थ के सरवाइव नहीं कर सकते। प्रोटेक्टिंग नेचर इज नॉट सिंपली एन एनवायरमेंटल इशू बट अ मैटर ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। इस पूरे के पूरे नेचर को प्रोटेक्ट करना केवल और केवल
ह्यूमन सर्वाइवल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। केवल केवल इन्वायरमेंटल इशू नहीं है कि इन्वायरमेंट को हम नुकसान कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल की बात है। हम अपने जिंदा रहने के लिए ही इसको बचाएं। एवरी इंडिविजुअल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व फॉरेस्ट, सेव वाटर, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोल्यूशन कम करे, ठीक, पॉपुलेशन कम करे, फॉरेस्ट को बचाए, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ को बचाए और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करे, जिससे फ्यूचर जनरेशन को समस्या ना होने पाए। ओनली थ्रू कलेक्टिव अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर and sustainable development can be ensure a healthy, balanced and prosperous planet for ourselves and for future generation। आगे चैप्टर बताया गया कि प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस, हर जगह अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर, ठीक ना, डेवलपमेंट, जितनी चीजें हैं यही हेल्थी और बैलेंस प्रॉस्पेरस प्लेनेट को, फ्यूचर जनरेशन को बैलेंस करती हैं। इन कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या है इस पूरे चैप्टर का, ये समझ लो। The ailing planet, the green movement rule is a powerful appeal to humanity to recognize the seriousness of environmental degradation and to act before it is too late. The chapter teaches that development should never come at the cost of nature, that natural resources must be used wisely, and that every generation has the moral responsibility to preserve the earth for the generation yet to come. The article remains highly relevant today as the world continues to face challenges such as climate change, pollution, deforestation, and the biodiversity loss, making its message for more important than ever. ये पूरे के पूरे चैप्टर का जो एक सेंट्रल थीम है, वो कहने का मतलब है चैप्टर सिखाना चाहता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ऐसा डेवलपमेंट ना करें जिससे देश का तो विकास हो लेकिन आगे वाली जनरेशन को जिंदगी ही ना मिले, ठीक है। और इस ये चैप्टर के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके राइटर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीजें की सब चैलेंज है हमारे लिए और हम इसका क्या करें, ध्यान दें। अदरवाइज ह्यूमन के बिना ये अर्थ तो रह सकती है, लेकिन इस अर्थ के बिना ह्यूमन की जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। इसलिए इस एनवायरनमेंट के लिए हम केवल पृथ्वी को ना बचाएं, बल्कि पृथ्वी को हम खुद के जीवन के लिए बचाएं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बचाएं। ध्यान दो, अगर हम नेचर का पोषण नहीं करेंगे तो नेचर किसी प्रकार से हमारा पोषण नहीं कर पाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के समरी में। यह चैप्टर थोड़ा फैक्ट वाला था, इसलिए कोई फैक्ट ना छूटे, इसलिए इस समरी को थोड़ा डिटेल किया गया। बाकी इस चैप्टर को दोबारा बार बार देखेंगे तो चीजें और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप लेके आओगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।